नमस्कार साथियों, मैं अदिति शर्मा आप सभी का चाणक्यम कोचिंग गुरु के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको देखेंगे और यहाँ पे हम हर उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे जो कि आपके पास भाषा से रिलेटेड है। जैसे कि आपका हम देखेंगे कि वर्ण के संबंधित हमारे पास क्वेश्चंस है, स्वर और व्यंजन से संबंधित क्वेश्चंस है और हमारे पास में आपके अघोष वर्ण कौन से होते हैं, सघोष वर्ण कौन से होते हैं, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है और उच्चारण स्थान क्या होते हैं, किस तरीके से आपके पास में हम इन सारी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आई जस्ट होप कि आप सभी इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के इस सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब देखिए, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा आप सभी को पता है कि भाषा क्या होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम भाषा की इकाई की बात करें तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारे पास में वर्ण, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हम जानते हैं कि भाषा क्या है, जिसके द्वारा हम अपने जो विचार है, अपने मन के विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों तक प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। सिंपली हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वही भाषा है आपके पास, ठीक है। तो वर्ण यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए अगली बात करते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी कि जो वर्णमाला है। अब देखिए, वर्णमाला हम जानते हैं कि अ से लेके ज्ञ तक जो भी चीजें आपके पास में आती है वो वर्णमाला के अंतर्गत आती है। मतलब जितने भी वर्ण हैं, वर्णों के एक सुव्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, आपके पास वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है। कंठ्य ध्वनियां, अब देखिए उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन यहाँ हमारे पास में आ गया है। तो आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास में कि जब भी हम उच्चारण स्थान को पढ़ते हैं ना, तो उच्चारण स्थान को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है हमारे पास सबसे पहले वर्गों का विभाजित करना, ठीक है। वर्गों को विभाजित करना, जैसे कि आपके पास हम पढ़ते हैं कौन कौन से वर्ग होते हैं हमारे, जैसे कि क वर्ग हो गया और च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, ठीक है। अब इसमें जितने भी आएंगे आगे, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। जस्ट वन सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया है। एक्चुअली में ये जो सिस्टम है आपके पास, ये आगे आता है और ये पीछे आता है। ये देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ये आगे आता है और ये हमारे पास में पीछे आता है, इस तरीके से, ठीक है ना। ट ठ ड ढ ण, त थ द ध, सॉरी, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ देखिए, जितने भी वर्ग हैं हमारे पास में, इनको हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं। जो क वाले वर्ग होते हैं ना, इसमें जितनी भी चीजें आएगी, जैसे कि क ख ग घ ङ, ये आएगी हमारे पास में किसमें, कंठ में, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ, ठीक है, कंठ, यानी कि कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। जो दूसरा है च वाला वर्ग, ये आएगा हमारे पास में तालव्य में, ठीक है। तालु जिसको कहा जाता है, तालव्य, ठीक है। एंड उसके बाद में जो थर्ड वाला है, ट वाला वर्ग है, वो किस में आएगा हमारे पास में, वो आएगा मूर्धन्य में, मूर्धन्य में, ठीक है। एंड जो ये त वाला वर्ग है, ये आएगा हमारे पास में दंत्य में, ठीक है, दंत्य में। और जो हमारे पास में ये प वाला वर्ग है, ये आएगा हमारा ओष्ठ में, ठीक है, ओष्ठ में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास उच्चारण स्थान होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास इसमें ही कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आपको ये चीज पता है कि क च ट त प क चट तप, अगर आपको ये सीक्वेंस पता है कि किस में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा कि कंठ्य ध्वनियां या फिर कोई दूसरी तालव्य ध्वनियां कौन सी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सभी देख सकते हैं कि क और ख आपके पास किस में आ रहा है, कंठ्य ध्वनिया में आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स क और ख हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कंठ्य ध्वनियां कौन सी है, क एंड ख। चलिए
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अब मूर्धन्य व्यंजन यहाँ पे पूछा गया है। देखिए अभी अभी मैंने जस्ट आपको सीक्वेंस बताया है कि कौन से व्यंजन कहाँ पे आते हैं, ये देखिएगा। अब मूर्धन्य पूछा गया है तो मूर्धन्य में क्या आ रहा है, यहाँ देखो ट ठ ड ढ ण, ये आ रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ये बिल्कुल सही आएगा। ड और ढ हमारा किस में आएगा, मूर्धन्य व्यंजन में आएगा। एंड ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है ऑलरेडी कि क्यों आपके पास ये मूर्धन्य व्यंजन में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन या फिर अल्प प्राण वर्ण कौन से है। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण कौन से। अब एक बार फिर से मैं वहीं पे आपको लेना चाहूंगी जहां पे मैंने आपको इससे पहले चीजें लिखवाई थी या फिर करवाया था कि क ख ग, जो भी आपका कचर तप वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मैं वहां पे एक बार फिर से आपको लेना चाहूंगी अल्प प्राण वर्ण के लिए। अल्प प्राण वर्ण आपके पास में होता क्या है, जिसको बोलने में आपको कम टाइम लगता है। ठीक है, कम श्वास की या फिर हम कह सकते हैं कम प्राण की, कम वायु की आवश्यकता होती है, इजीली आपके पास में प्रोनाउंसिएशन जिसका किया जा सकता है उसको हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अब एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपका, लेट मी जस्ट चेंज द कलर फर्स्टली। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास में जब हम अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं ना, तो इस सीक्वेंस में जो ये क ख ग घ ङ लिखा है ना हमने, ये जो वर्ग हमने बनाए हैं इसमें पहला, ये वाला, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा, ठीक है, ये किस में आएगा, अल्प प्राण में आएगा। बात समझिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो आएगा वो अल्प प्राण आएगा। एंड दूसरा एंड चौथा जो वर्ण होगा वो हमारा महाप्राण आएगा। अब देखिएगा, समझ लीजिएगा बात को कि क च ट त प, ग ज ढ ढ द प, और बाकी के जो पंचमाक्षर जो होते हैं आपके पास में, ये आपके किस में आते हैं, ये आते हैं सब के सब अल्प प्राण के अंदर। ठीक है, और अल्प प्राण के अंदर इसके अलावा इन एक, तीन और पांच के अलावा कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपके जो समस्त अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आई होप आपको पता होगा कि क्या होते हैं, य, र, ल और व, ये हमारी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये भी किसके अंदर आते हैं, अल्प प्राण के अंदर आते हैं। एंड साथ ही साथ में एक उत्क्षिप्त व्यंजन यानी कि ढ़ वाला जो उत्क्षिप्त व्यंजन है हमारे पास में, ये भी किस में आता है, हमारा अल्प प्राण के अंदर आता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन आएगा, जैसे कि क च ट त प, मतलब अब इसमें देखिएगा, पहला मतलब इसमें नीचे तक जो भी फर्स्ट नंबर पे है ना, ये किस में आएंगे, ये आएंगे आपके सब के सब किस में, अल्प प्राण में। और ये तीसरे नंबर पे जो नीचे तक है, ये भी सब के सब किस में आएंगे, अल्प प्राण में। एंड ये पांचवें नंबर पे जो भी है नीचे तक, ये भी आपके पास किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। बाकी जो ये सेकंड वाले हैं जैसे कि क छ ठ, ये वाले आपकी किस में आएंगे, महाप्राण के अंदर आएंगे। बाकी जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये आपके पास ये भी अल्प प्राण में आते हैं। और ये ढ आपके पास, ये भी आपका ढ आपके पास ये भी आता है अल्प प्राण के अंदर। अब देखिएगा, एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास में क्या पूछा गया था, कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। ठीक है, अल्प प्राण यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हम देख सकते हैं, क और ग, क और ग। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किस में आएगा, अल्प प्राण में आएगा। इसका मतलब जब हम क वाला वर्ग देखते हैं तो इसका मतलब क्या आता है, क, ख, ग, घ और ङ। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास ये पहले नंबर पे है क और तीसरे नंबर पे है ग। इट मीन्स पहला, तीसरा और अगर ये होता तो ये भी आपके पास अल्प प्राण में आता। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। नासिक्य व्यंजन होता है जिसको कि हम नाक की हेल्प से बोलते हैं, मतलब जिसको बोलने में मुंह से ज्यादा ध्वनि हमारी नाक से आती है। ठीक है, नोज का इस्तेमाल हम जहाँ पे ज्यादा करते हैं। अब देखिए, श तो नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, जो भी चीजें मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी ना, जैसे क ख ग, जो भी वर्ग मैंने आपको लिखवाए थे, उसमें जो लास्ट वाला अक्षर होता है ना, लास्ट वाला सॉरी वर्ण होता है, जैसे कि ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, न हो गया, और आपके पास में ना हो गया, और आपका म हो गया। ठीक है, ये आपके पास में पंचमाक्षर कहलाते हैं, हिंदी के पंचमाक्षर। ठीक है, और ये जो पंचमाक्षर होते हैं सब के सब नासिक्य वर्णों में आते हैं। ठीक है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे देखिए, जो ये य है ये भी आपके पास में आपका नासिक्य व्यंजन है। तो इट मीन्स ये भी आपके पास किस में आएगा, पंचमाक्षर के अंदर। ये वाला देखो, मैंने आपको बताया ना, जो लास्ट वाला होगा वो सब के सब हमारे नाक से बोले जाते हैं, जैसे हम इसको बोलते हैं य। तो इट मीन्स नोज का इस्तेमाल ज्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे भी नाक का इस्तेमाल है ना, इसमें भी नाक से ध्वनि हमारे पास में आती है। तो इट मीन्स ये हमारे नासिक के व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए और आई वर्ण किस श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, ए और आई
वर्ण किस श्रेणी में आते हैं। अब ये पूछा गया है यहाँ हमारे पास में, यहाँ उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन। तो उच्चारण स्थान में देखिए नासिकीय तो ये होंगे नहीं हमारे पास, नाक से तो ये बोले नहीं जाते, ठीक है, इट मीन्स ये भी नहीं आएगा। मूर्धन्य ये ऑब्वियसली नहीं है हमारे पास, ओष्ठ भी ये हमारे पास में नहीं है, लेकिन हाँ हम कंठ और तालव्य दोनों के द्वारा इसको बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे कंठ तालव्य वाले वर्ण होंगे, ठीक है, जिसको बोलने में गले से भी ध्वनि निकलती है और तालु का भी इस्तेमाल होता है। मतलब देखो सबसे पहले आता है, जब भी हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं ना, तो उच्चारण स्थान में सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो आता है कंठ का, ठीक है, कंठ का, यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में गले से हवा आती है, ठीक है, गले का इस्तेमाल ज्यादा होता है, कंठ का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जैसे कि क, ख, ग। जैसे मैंने फर्स्ट वाला आपको बताया था, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, और बीच में त आएगा यहाँ पे, त और प, त प कचट तप वर्ग, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ, ठीक है, और उसके बाद में च का होता है तालव्य, तालव्य, एंड उसके बाद ट का होता है मूर्धन्य, ठीक है, त का होता है हमारे पास में दंत्य, ठीक है, और प का होता है ओष्ठ। अब आपने इसको समझना है सिंपली कि क्या सिस्टम होता है यहाँ पे। देखो जब हम क ख ग बोलते हैं ना, तो प्रेशर हमारे गले पे पड़ता है, ठीक है, जैसे हम बोल के अगर देखेंगे तो लगता है कि प्रेशर गले गले पे आ रहा है, जैसे कि क ख ग, ठीक है ना, गले से हमारी हमारी ज्यादा ध्वनि आती है, यानी कि प्रेशर गले पे पड़ता है। लेकिन जब हम च बोलते हैं तो च में क्या होता है, गले पे ज्यादा प्रेशर नहीं आता, हमारी गले से थोड़ा सा आगे प्रेशर पड़ता है, च छ ज, ठीक है। अब देखिए जब हम ट का इस्तेमाल करते हैं, ट ठ ड, तो इसको इसमें हमें लगता है कि भाई जो हमारी जीवा है, यानी कि हमारी जो टंग है वो थोड़ा सा आगे, काफी आगे टच करती है, ठीक है, ट ठ ड, मतलब दांतों से थोड़ा सा पीछे टच करती है, तो इट मीन्स वो हमारा मूर्धन्य वाला स्थान होगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा गला, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसको बोला जाएगा तालव्य, उसके बाद में थोड़ा मतलब टंग टंग टच करेगी कहाँ पे, हमारी टीथ से थोड़ा सा पीछे, यानी कि दांतों से थोड़ा सा पीछे, इट मीन्स वो आएगा मूर्धन्य वाला स्थान। एंड उसके बाद में जिस वर्ण को प्रोनाउंसिएशन करते समय हमारी जो टंग है हमारे दांतों से टच करती है, जैसे कि त थ द ध न, तो उसमें हमारे पास में क्या आता है, दंते, उसको हम बोलेंगे दंते, उसके बाद में दांतों को टच करेगी टंग, उसके बाद में हमारी जो ओष्ठ है वो आपस में टच करेंगी, यानी कि जो लिप्स है जहाँ पे टच करते हैं, जैसे कि प फ ब भ म। तो जब हम प फ बोलते हैं ना, तो इसका मतलब उसमें क्या है, दोनों लिप्स हमारी आपस में टच करते हैं, तो इट मीन्स इसमें क्या होगा आपके पास में, ये ओष्ठ ध्वनियां कहलाएगी, ओष्ठ वर्ण हमारी कहलाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए और आई पूछा गया है, इसमें जो प्रेशर बढ़ता है वो हमारे कंठ और तालु दोनों पे बढ़ता है, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण स्थान को याद रखने के लिए ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप इसको समझ लीजिए पहले कि किस तरीके से आपको उच्चारण स्थानों को बोलना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, हम जब पढ़ते हैं आपके पास में जितनी भी मात्राओं वाला सिस्टम है ना, जैसे कि अ से लेके ग तक जो भी है उसको हम बोलते हैं आपके स्वर, ठीक है। उसके बाद में क से लेके ग तक जो भी है उसको हम बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। अब आपके पास में जो अंक और अह है, ये दोनों है, ये हमारे पास में क्या होते हैं, अयोग वहा होते हैं, ठीक है, इनको अयोग वहा बोला जाता है। और अयोग वहा में भी जो अंक है, ये वाला सिस्टम पहले वाला है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हमारे पास में अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है। और जो अह है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे विसर्ग, विसर्ग, ठीक है, यानी कि जहां पे ये वाली बिंदियां लगेगी ना, इसको हम कहेंगे विसर्ग, और जहां पे ये ऊपर वाली सिंगल हमारे पास में बिंदी लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनुस्वार। अब इसको ना शीर्ष बिंदु वाला वर्ण बोला जाता है, ये पहले वाला जो है, मैंने आपको बिंदु क्यों कहा, इसको इसी वजह से बिंदु कहा है क्योंकि इसको बोला ही आपका शीर्ष बिंदु वाला वर्ण बोला जाता है। और जो ये दूसरे वाला विसर्ग है, इसको हम कहते हैं पार्श्व बिंदु वाला वर्ण, पार्श्व मतलब पीछे बिंदु वाला वर्ण, यानी कि जिसके पीछे बिंदु लगे होते हैं, ठीक है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अब द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है जब एक ही व्यंजन दो दो बार आ जाए, ठीक है। अब व्यंजन तो आपको पता है कि क्या होते हैं, क ख ग जो भी आपके पास में है, जब वो दो बार आ जाते हैं तो उसको हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। अब जो भी वर्ण यहाँ पे लिखे गए हैं, इनमें दो बार कहाँ पे आ रहा है, ये देखो जो ल है ना, दिल्ली में दो बार लिखा गया है, तो इट मीन्स यही आप हमारे पास में यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे जो ल वर्ण है वो हमारे पास में दो बार लिखा गया है, ठीक है ना, तो इट मीन्स यही हमारा द्वितीय व्यंजन होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, श श स और ह किस प्रकार के व्यंजन हैं। अब जो ये व्यंजन है हमारे पास में, इनको कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इनको बोलने में थोड़ा सा हम कह सकते हैं, वैसे तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जिनको बोलने में ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना, मतलब कि हमारी हम कह सकते हैं कि थोड़ी वायु ज्यादा लगती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, श श स और ह। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। कि ऐसी ध्वनियां जो कि आपके पास नई नई विकसित हुई है, कौन सी ध्वनि है। अब देखिए यहाँ पे जो ए और औ है ना, ये हमारे पास में नवीन विकसित ध्वनियां है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ए है ये मिलके बना है ए और ई से। ठीक है, इससे मिलके बना है ये ए आई आई बोलते हैं इसको। ठीक है, एनक ऐसे होता है। ठीक है, एंड जो औ है ये हमारे पास में मिलके बना है किससे, अ प्लस ऊ से। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारे पास में क्या है, नए विकसित वर्ण है, ध्वनियां है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। अब देखिए मैंने आपको अल्प प्राण महाप्राण आपको बता दिए हैं कि क्या होते हैं। पहला तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। अब बात आती है घोष एंड अघोष एंड सघोष की। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं आपके पास में वर्गों की, जैसे कि क च ट स और प, जब हम इन इन वर्गों की बात करते हैं ना, तो इसमें जो भी चीजें आगे तक आती है आपके पास, इसमें पहला और दूसरा जो वर्ण होगा, यानी कि ये वाला और दूसरा जो इसके बिल्कुल साथ में ही वर्ण होगा, जैसे क के बाद आता है ख, च के बाद आता है छ, उसके बाद ट के बाद आता है ठ, एंड त के बाद आता है थ, एंड प के बाद आता है फ। यानी कि ये जो दो वर्ण होंगे, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा दूसरा जो वर्ण होगा वो कहलाएगा अघोष। ठीक है, वो कहलाएगा अघोष, पहला और दूसरा। ठीक है, और तीसरा चौथा और पांचवा, इसके बाद जो भी आते हैं थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे, क्या क्या आता है वो आपको ऑलरेडी पता है। जो भी आता है वो कहलाएंगे सघोष। ठीक है, वो कहलाएंगे सघोष। ठीक है, अब सघोष में और अघोष में, अघोष में पहले हम देख लेते हैं। जो अघोष है ना, अघोष में पहले और दूसरे के अलावा क्या आता है, श श और स, श स और स हमारे पास में आता है। ठीक है, यानी कि ऊष्म व्यंजन, जो तीन ऊष्म व्यंजन है वो आते हैं अघोष में, और एक ऊष्म व्यंजन जो कि ह है वो आता है हमारे पास में सघोष में। ह ऊष्म व्यंजन सघोष में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अघोष जो वर्ण होंगे उनकी कुल कितनी संख्या है। देखो, दो हो गए ये, दो हो गए ये, दो हो गए ये, दो हो गए ये और दो हो गए ये। ठीक है, दो चार छ आठ 10 हो गए ये, और तीन हो गए ये, यानी कि अघोष वर्णों की कुल संख्या हमारे पास में 13। ठीक है, अब जब सघोष की बात करते हैं तो सघोष में आपके पास में देखिए, तीन हो गए यहाँ पे, तीन हो गए नीचे वाले, तीन ये। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में पांच रोज है हमारे पास में। और आपके पास आप देखिएगा पांच में तीन तीन है, तो इट मीन्स 15 तो हो गए ये आपके। ठीक है, 15 तो हो गए ये। एक हो गया आपके पास में सघोष वर्ण ह। ठीक है, एक हो गया ह, एंड इसके अलावा जो चार अंतस्थ व्यंजन है य र ल और व, वो भी हमारे पास में इसमें आएंगे। अंतस्थ व्यंजन चार हो गए। ठीक है, वो भी हमारे पास में इसके अंदर आएंगे। दो होते हैं हमारी गौण व्यंजन, जिसको हम ड और ढ बोलते हैं। ठीक है, ड और ढ वो भी हमारे पास किस में आते हैं, इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 11 साथ में जो स्वर आते हैं ना, टोटल जो स्वर होते हैं वो भी हमारे पास 11 स्वर है टोटल हिंदी भाषा में, तो वो भी हमारी अघोष के अंदर आएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे जो टोटल संख्या हो जाएगी, इसकी टोटल संख्या 33 होती है। ठीक है, 33 इसका टोटल नंबर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कि घोष वर्ण क्या है। अब देखिए, ख तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारे पास हमने यहाँ बोल दिया कि अघोष में आएगा। ठीक है, हमने बोल दिया ना कि सेकंड वाला नंबर है ख, तो इट मीन्स ये अघोष में आएगा। अब च भी फर्स्ट पे आता है, इट मीन्स ये भी अघोष में है। ठीक है, अब थ भी देखो यहाँ पे सेकंड पे आ रहा है, तो इट मीन्स ये भी नहीं होगा। इट मीन्स जो म वर्ण है वो आपके पास में घोष वर्ण यानी कि सघोष वर्ण कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले वाले दो तो अघोष हो गए, तो बाकी के तीन वाले जो पीछे होंगे वो हमारे पास में सघोष होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है। तो यहाँ पे जो म है उसको हम अमानक वर्ण की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क ग ज और फ
ध्वनियां किस भाषा से ली गई है। ये जो ध्वनियां है बेटा, ये हमारे पास ली गई है अरबी और फारसी भाषा। ठीक है। जैसे आप लोग ये ज वगैरह की बात करते हैं ना, इसका इस्तेमाल हम हिंदी भाषा के बजाय ज्यादा किया जाता है अरबी और फारसी भाषा में। जैसे कि आप लिखते हो ना, फकीर लिखते हो, जमानत लिखते हो, तो ये जो वर्ड है सारी के सारी ये अरबी और फारसी भाषा के वर्ड है। ठीक है। तो इट मीन्स वहां पे इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। अब देखिए, हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या है ये है आपके पास 52। चलिए, अगला क्वेश्चन है, श ध्वनि किस श्रेणी में आती है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, श ध्वनि किस श्रेणी में आती है। अब देखिए, श हमारे पास में आता है आपका संयुक्त वर्ण की श्रेणी में। ठीक है। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, एक है क्ष, एक है त्र, एक है हमारे पास में ज्ञ, और एक है हमारे पास में श्र। ठीक है। और ये जो श्र है ना, इसको मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। इसको मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है। मिश्रित व्यंजन भी इसको कहा जाता है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है। अब देखिए, शब्दकोश अलग चीज है और वर्णमाला अलग चीज है। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। ठीक है। आपने डिक्शनरी देखी होगी, अगर हिंदी में नहीं देखी है तो इंग्लिश में तो डेफिनेटली देखी होगी। हम जब भी इंग्लिश में डिक्शनरी देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आपके पास में सबसे पहले लेटर्स चलते हैं अल्फाबेट ए से। ठीक है। अब ए में भी क्या होगा, डायरेक्टली ए में भी ऐसा नहीं है कि सारा सीक्वेंस आगे पीछे करेंगे। इसमें क्या किया जाएगा, ए के साथ जिसमें स्पेलिंग में सबसे पहले ए आएगा उसको लिखा जाएगा। उसके बाद में जब ए वाला सब कुछ कंप्लीट हो गया डाटा, उसके बाद में ए के साथ जहां बी आता है वो लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद ए के साथ में जहां सी आता है वो लिखा जाएगा। इस तरीके से मतलब क्रम वाइज आपका लिखा जाता है। ठीक है ना। अब जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं, हिंदी के शब्दकोश की बात करते हैं, तो हिंदी में जो क्ष है ना, वो मिलके बना है क प्लस श से। इसका मतलब क के बाद में ही आपका ये क्ष आएगा शब्दकोश में। बात समझना। ठीक है। क के बाद में ही आएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास देखो, छ तो आपका काफी लेट आता है, त्र भी आपके आगे है, ज्ञ भी आपके पास में काफी लेट आएगा। इट मीन्स क के बाद जब शब्दकोश में लिखा जाएगा तो पहले कहां से काम स्टार्ट होगा, क प्लस अ। ठीक है। उसके बाद क प्लस आ, जो भी इस तरीके से क प्लस क प्लस ख, क प्लस जो भी आपके पास आएगा, इट मीन्स क प्लस श। उसके बाद में जब क प्लस हमारी ज्ञ तक सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, तब जाके चलेंगे ख वाले वर्ण पे। ठीक है। उसके बाद ख से ले ख प्लस ज्ञ तक का जब सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, तब तक उसके बाद में जाएंगे ग वाले सिस्टम पे। ठीक है। तो इस तरीके से शब्दकोश चलता है हमारा। तो इट मीन्स यहाँ पे क के बाद में हमारे पास में क्ष का सिस्टम आता है, क प्लस श। ठीक है। चलिए, अगला है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। अब देखिए, सबसे पहले तो इसको ना ज्ञ नहीं पढ़ते, वैसे ज्यों पढ़ते हैं इसको। ठीक है। और ये बना है आपके पास ज प्लस य से, ये वाला ज प्लस य से आपके पास बना है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हलंत लगना चाहिए आपका, जो ये हलंत है नीचे, ध्यान रखिएगा हलंत यहाँ पे लगता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है। मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया था थोड़ी ही देर पहले कि अघोष वर्ण आपके कौन से होते हैं, जो कि आपके पहले और दूसरे होते हैं वर्गों की श्रेणी में। ठीक है। क ख इस तरीके से जो भी पहले और दूसरे वर्ण होते हैं, और साथ में जो ऊष्म व्यंजन होंगे, 3 ऊष्म व्यंजन, श श और स आपके पास ये भी इसमें आएंगे। अब देखिए, मैंने आंसर भी बता दिया है कि श श और स आपके पास किस में आएंगे, अघोष वर्णों में आएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे स आपका क्या होगा, अघोष वर्ण कहलाएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, घ का उच्चारण स्थान क्या है। अब देखिए, घ का उच्चारण स्थान आपके पास में पूछा गया है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्टी इसमें नहीं है। मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी ही देर पहले बताया था कि आपके पास क ख ग घ, अब देखो किस में आएगा, कंठ में आएगा। ठीक है। किस में आएगा, आपके पास में कंठ में आएगा, क ख ग घ। इट मीन्स आपका क वाला जो वर्ग होगा, जितना भी क में आगे तक आता है सिस्टम आपका, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, हमारे कंठ में आएंगे। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मैंने अभी अभी आपको बताया था संयुक्त व्यंजन क्या होता है। अब देखिए, ढ ढ ये सारे संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब ज प्लस य बनाया बताया था मैंने, इट मीन्स ये बना क्या हमारा, ज्ञ बना, यानी कि ज्यों बना, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। तो ज प्लस य हमारा क्या बनता है, ज्ञ। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। अब सबसे पहले दंत्य नहीं होने का मतलब दंत्य होते कौन से वो देखना है।
हमने देखा है क, च, ट, त और प। इसमें त वाला जो सिस्टम होगा त, थ, द, ध, न, ये हमारे पास किस में आता है? त, थ, द, ध, न, ये आते हैं दंत में। अब देखो त भी दंत्य नहीं है पूछा गया है, त भी हमारा दंत्य है, इट मीन्स ये भी नहीं आएगा। न भी हमारा दंत्य है, ये भी नहीं आएगा। द भी हमारा दंत्य है, ये भी नहीं आएगा। लेकिन ट हमारा दंत्य नहीं, ठीक है, क्योंकि ये किस में आ गया? यहाँ पे मूर्धन्य में आ गया, तो इट मीन्स ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ट वर्ण हमारा क्या है? मूर्धन्य में आएगा, दंत्य में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? अब देखिए, जिन भी शब्दों के अंत में अ आता है, अब देखो अनुस्वार मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग मैंने आपको अभी अभी बताया था। विसर्ग और अनुस्वार आपके पास में क्या होते हैं? एक तो जो ये वाला बिंदु लगता है, इसको अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है। और अयोग वह क्या होते हैं? अयोग वह दोनों को मिला के बनते हैं, एक ये है और दूसरा हमारा ये है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास में क्या है? अयोग वह है, तो इट मीन्स ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अंतस्थ व्यंजन हमारे पास में पता है क्या होते हैं? य, र, ल और व हमारे अंतस्थ है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन नंबर एक ही बच जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इट मीन्स यही हमारे पास जिसके एंड में अ आता है वही हमारे पास में क्या होगा? अक्रांत कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्ष वर्ग किसके योग से बना है? जस्ट कुछ ही टाइम पहले मैंने एक दो क्वेश्चन पहले ही आपको एक क्वेश्चन करवाया था, जहां पे बताया था, वो डिक्शनरी वाला जो क्वेश्चन था, वहां पे बताया था क प्लस श हमारा हम सॉरी क प्लस श हमारा क्या बनता है? क्ष बनता है, ठीक है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 11 स्वर है टोटल आपके पास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वर नहीं है? ठीक है, स्वर आपके पास में कौन सा नहीं है? अब देखो ये ण य आपके पास में य दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा स्वर नहीं, ठीक है ना। तो बाकी अ है, उ है और ए है, ये सभी के सभी स्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ट वर्ग का नहीं है? ट, अब देखिए ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ण, इट मीन्स घ। अब देखो ऑब्वियसली ये तो पहले ही पता लग जाता है, क ख ये किस में आता है? ये आता है क, ख, ग, घ में। अब देखो घ यहाँ आ गया ना, तो इट मीन्स ये क वर्ग का होगा, ट का नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में जो आपके मूल व्यंजन है उनकी कुल संख्या है 33, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पश्य स्वर है? पश्य स्वर आपके पास में कौन सा होता है? ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं, हमारी जो ये पश्य स्वर या पार्श्व स्वर जिसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है जिस स्वर के उच्चारण में हमारी जो जीभ की नोक होती है ना, वो पीछे की ओर जाती है, तो उसको हम पार्श्व स्वर कहते हैं। तो इसमें कौन सा आता है? जैसे आ हो गया, ठीक है, आ हो गया, या फिर ऊ हो गया, एंड आपके पास में बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये हमारे पास में पार्श्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अयोग वाह है? अभी अभी बताया कि अयोग वाह कौन से होते हैं, एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बाकी महाप्राण नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, अल्पप्राण नहीं है, विसर्ग और अनुस्वार हमारे क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? देखो क, च, च के बाद आता है ना छ, तो इट मीन्स आपके पास में क वर्ग का तो होता है कंठ, इसका होता है तालव्य, ठीक है, तालव्य। तो इट मीन्स यहाँ पे तालव्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये पूछा गया है आपके पास में, ठीक है। तो अब देखो क प्लस श बनेगा क्ष, ठीक है, इट मीन्स ये तो संयुक्त व्यंजन हो गया। त प्लस र बनेगा त्र, ये भी हमारे पास में संयुक्त हो गया। और ज्ञ तो ऑलरेडी हमारे पास में संयुक्त है, इट मीन्स श हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? तालव्य मैंने अभी अभी आपको बताया था, क, च, ट, त और प, इसमें जो भी आगे तक है वो आप खुद देख सकते हैं। इसको क वाला जो सिस्टम आएगा वो आएगा कंठ में, ठीक है, और ये आएगा हमारा तालव्य में, तालव्य में, और ये आएगा मूर्धन्य में, ठीक है, मूर्धन्य में, ये आएगा दंत्य में, ठीक है,
और ये आएगा हमारा किसमें, ओष्ठ में, ओष्ठ में। तो इट मीन्स यहाँ पे तालव्य व्यंजन कौन से पूछा गया है, तो इट मीन्स चौ वाला जो सिस्टम है वो सब का सब चौ वर्ग हमारा किसमें आएगा, तालव्य में आएगा, चौ छ जौ छ ये भी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, य र ल और व आपके पास में किस वर्ग के व्यंजन है। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जो ये य र ल और व है वो उसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अब थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं, य र ल और व अंतस्थ व्यंजन इनको बोलते हैं ओवरऑल, लेकिन इसमें भी य और जो व है ये दोनों है आपके, ये और आपका ये, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है अर्ध स्वर। ठीक है, अर्ध स्वर। और जो आपके पास में र है इसको कहा जाता है लुंठित, लुंठित। एंड जो आपके पास में ये ल है इसको कहा जाता है पार्श्विक, पार्श्विक। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर होगी। देख लीजिएगा इसको कि इसको अर्धस्वर कहा जाता है, इसको लुंठित कहा जाता है, इसको आपका पार्श्विक कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और होते क्या है, ये जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। ठीक है, सघोष में आते हैं एंड साथ ही साथ में अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण में से आएंगे अल्प प्राण में, और अघोष और सघोष में से आएंगे सघोष के अंदर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अनुनासिक ध्वनि का संबंध होता है। अनुनासिक ध्वनि का संबंध आपके पास किसके साथ होता है, जिसमें ध्वनि ना केवल आपके मुंह से निकलती है बल्कि नाक से भी निकलती है। ठीक है, जैसे हमने बोला था ना जो पंचमाक्षर होते हैं हमारे, वो हमारे पास देखो जैसे हम ना बोलते हैं तो मुंह मुख से तो हम बोल गए हैं, मुंह से तो हम बोल गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ध्वनि है वो हमारी नाक से भी निकलती है। तो इट मीन्स यहाँ पे दोनों का काम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए पंचमाक्षर की मैं बात कर रही थी, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑब्वियसली मैंने आपको बता रखा है कि 11 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है। कंठ ओष्ठ, कंठ का मतलब है जिसमें गले से भी ध्वनि निकलती है और लिप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ओष्ठ का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब इसमें यहाँ बेस्ट एग्जांपल दिया गया है और। ठीक है, अब इसमें देखो गले से भी ध्वनि आ रही है और जब हम बोल रहे हैं इसको तो और बोलते हुए वो ओष्ठ का भी यानी कि लिप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इट मीन्स आपके पास में यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। वैसे वैसे तो हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है वर्ण। ठीक है, उसके बाद में आता है शब्द, देन है आपके पास में पद और वाक्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या सिस्टम है, वर्ण की जगह यहाँ पे दिया गया है ओके आई एम सॉरी, वाक्य आपने ठीक से लिखना है इसको, वाक्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ शब्द पद और वाक्य लास्ट में ये है, बाकियों में कहीं पे भी नहीं है। इट मीन्स यही हमारा सही हो जाएगा, ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि वर्ण शब्द पद और वाक्य, तो ये आपके पास में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है आपके पास, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से मुख विभाग तक ध्वनियों का सही क्रम क्या है। कंठ से मुख विभाग तक ध्वनियों का सही क्रम क्या है, ये आपने बताना है। अब देखो मैंने आपको बता रखी है चीजें कि जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंठ से गले से हमारी ध्वनि निकलती है, उसके बाद गले से थोड़ा सा आगे जब प्रेशर पड़ता है उसको हम तालव्य बोलते हैं, उसके बाद हमारे पास में मूर्धन्य होता है, देन हमारा दंत्य होता है, तब हमारे पास में ओष्ठ होता है। ठीक है, यहाँ देखो पूछा क्या गया है कि उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से मुख विभाग तक, अगर पूछा होता मुख विभाग से कंठ तक, मुख से कंठ तक, ठीक है, तब सबसे पहले आना था ओष्ठ, उसके बाद दंत, उसके बाद मूर्धन्य, उसके बाद तालव्य, उसके बाद कंठ। लेकिन यहाँ पूछा गया है कंठ से मुख विभाग तक यानी कि कंठ से मुख तक क्रम, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका सबसे पहले आएगा कंठ, उसके बाद तालव्य, देन मूर्धन्य, देन दंत एंड देन ओष्ठ आपके पास आएगा। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हिंदी की कर रखी है तो ऑब्वियसली आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही सरल लगेंगे, और एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।